नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। हम अपनी हिस्ट्री के तहत जो हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चनों की, इसमें हम अपना टारगेट जो लेकर चल रहे हैं ये 500 क्वेश्चनों का टारगेट है हमारा। और इसी के ही क्रम में ये आज आपका लेक्चर नंबर 6 होगा और इसी में ही हम क्वेश्चन देखेंगे आपके 131 से लेकर 150 तक। अर्थात जो 130 क्वेश्चन है मैंने इसमें आपको अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं, वो भी 5 लेक्चर के माध्यम से। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें भी जरूर देखना, क्योंकि उसी से ही आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से सवाल बनते हैं और आयोग के द्वारा किस प्रकार से पूछे जाने की संभावना होगी। अब देखो, ये जो आपका वीडियो होगा ये पूरी तरीके से यूपीपीएससी को डेडिकेटेड होगा। इसमें आरओ, एआरओ और एपीएस के सवाल पूछे जाते हैं, अर्थात एपीएस के जो एग्जाम कंडक्ट होंगे उसी को ही ध्यान में रखते हुए ये आपका वीडियो बनाया गया है। आज देखो, जो सवाल होंगे हमारे वो मगध को लेकर होंगे कि जो पाटलिपुत्र में मगध का किस प्रकार से उदय हुआ, और उसके साथ साथ हम मौर्य काल से भी सवालों को देखेंगे। तो कुल मिलाकर जो 30 सवाल, जो आपके 20 सवाल होंगे यहाँ पर, वो आपके मगध से भी होंगे और मौर्य काल से होंगे। अर्थात मगध से तो देखो सवाल बहुत कम बनते हैं, लेकिन मौर्य काल से जो उनका शासन प्रशासन है और उनकी जो अर्थव्यवस्था है वहां से सवाल बनने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। ज्यादातर हम मौर्य काल को ही देखेंगे। हालांकि मगध के बारे में मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कॉन्सेप्चुअली कि सवाल के अनुसार ही कि किस प्रकार से यहाँ पर सवाल बनेंगे। जैसे शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर आपका 131 है। देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 131 दिखा रहा है, निम्न वंश में कौन सा क्रम सही है। अब ये कह रहा है कि देखो, ये मगध की ही बात कर रहा है कि मगध में निम्न में से किन किन राजवंशों ने शासन किया था। तो देखो, मगध में जो सबसे पहले शासन किया था वो आया था हर्यक वंश। हर्यक वंश, तो हर्यक वंश में उसके बाद में जो हर्यक वंश के बाद आया था, यदि आप आगे बढ़ेंगे इसमें हर्यक वंश के बाद देखेंगे शिशु नाग वंश। शिशु नाग वंश। और शिशु नाग वंश के बाद में जो इसमें शासन करता है वंश, वो आता है आपका नंद वंश। नंद वंश के बाद में आप देखेंगे तो इसमें नंद वंश का जो अंतिम शासक था, मौर्य अंतिम नंद शासक था घनानंद, उसको हत्या की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मगध में मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो मौर्य वंश आएगा। उसके बाद में आएगा आपका, एक तरीके से देखेंगे, शुंग वंश। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रम चलेगा ये मगध में इनका। अब आप यहाँ पर मैच करा सकते हैं। देखो, पहले कौन सा आएगा, हर्यक वंश तो इसमें है, लेकिन उसके बाद में क्या आएगा आपका, शिशुनाग वंश, ये भी है। फिर क्या आएगा आपका, मौर्य वंश नहीं। फिर इसमें नंद वंश दिया है, क्योंकि नंद वंश पहले आना चाहिए था, तो इसका मतलब पहले ही जो क्वेश्चन है आपका ये आपका गलत हो गया। पहला जो ऑप्शन है ए। उसके बाद में आप देखें तो शिशु नागवंश, फिर हर्यक वंश नहीं, हर्यक वंश पहले आएगा और शिशु नाग बाद में आएगा, तो ये भी आपका खत्म हुआ। उसी तरीके से यहाँ पर देखो तो हर्यक वंश है, फिर शिशु नाग वंश है, फिर नंद वंश है और फिर शुंग वंश है। तो कोई इसमें मौर्य वंश नहीं दिया हुआ, कोई नहीं, जब मौर्य वंश नहीं दिया तो आगे का देख लो, तो शुंग वंश आ रहा है। इसका मतलब ये आपका ठीक हो सकता है, क्योंकि अभी हम पहला चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं। जैसे शिशु नाग है यहाँ पर नहीं, हर्यक आएगा, तो ये आपका यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो सी आंसर बन जाएगा इसका। तो ध्यान रखना है। देखो, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, तो हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। और इसी वंश को हम क्या कहते हैं, इसी वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि जितने भी इसमें राजा हुए हैं वो सब एक दूसरे के ये सब अपने पिता की हत्या करके ही उन्होंने गद्दी हत्या। जैसे बिंबिसार का पुत्र हुआ था अजातशत्रु, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी बिंबिसार की और गद्दी हत्या ली। उसी प्रकार में अजातशत्रु के बाद में इसका पुत्र हुआ उदयन, और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो इसी वजह से इसको हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, हर्यक वंश को। और यदि शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश का जो कार्यकाल होता है वो 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 बीसी तक चलता है, अर्थात ईसी ईसा पूर्व तक चलता है ये। और इस शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने। इसमें दो ही राजा प्रमुख हुए हैं, एक तो शिशुनाग और दूसरा था कालासोग। और आप जानते हैं कालासोग की के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। फिर आप देखें नंदवंश, नंदवंश की जो स्थापना करता है, नंदवंश की स्थापना की थी महापदम नंद ने। महापदम नंद ने, इसी को ही, महापदम नंद को ही उग्रसेन भी कहा जाता है, इसी को ही पंडुक भी कहा जाता है, इसी को ही पंडुगति भी कहा जाता है। और यदि आप देखेंगे तो इसी को ही भूतपाल भी कहा जाता है। महापदम नंद को, ये इसकी उपाधियां कह लो या इसके अन्य नाम भी आप कह सकते हैं। इसी को ही राष्ट्रपाल भी कहा जाता है, राष्ट्रपाल। इसी को ही गोवंशिक कहा जाता है, और इसी को ही 10 सच्चिदक कहा जाता है, 10 सच्चिदक। इसी को ही 10 सच्चिदक कहा जाता है। फिर आप मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई, मौर्य वंश की स्थापना हुई थी नंद वंश के खंडरों पर, अर्थात जो घनानंद था, अंतिम शासक था घनानंद, इसकी हत्या की थी मौर्य
शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही फिर बाद में आकर क्या करा, मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। अब नेक्स्ट आपका शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना कौन करेगा? देखो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग, इसने इसकी स्थापना की थी शुंग वंश की। अब देखो शुंग वंश, पुष्यमित्र के बारे में देखो जानकारी कहाँ से मिलती है? अयोध्या अभिलेख से। पुष्यमित्र शुंग के बारे में अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है। और ये जो सवाल है अयोध्या अभिलेख वाला, 2021 के पीसीएस में एज इट इज पूछा गया था ये सवाल, तो ध्यान रखना है। और शुंग वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख से ही जानकारी मिलती है। और ये भी जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इतना आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि चार पांचों वंशों में किस किसने किसकी स्थापना की, किस किसने किसको मारा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन बुद्ध के समकालीन था? अब देखो बुद्ध के समकालीन अर्थात जिस समय बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उस समय इनमें से कौन सा राजा उनके समान था, अर्थात उनकी उम्र का था। यही पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा राजा बुद्ध की उम्र का लगभग था। तो इसमें देखो कालाशोक नहीं था। कालाशोक यदि आप देखेंगे तो ये शिशुनाग वंश का था कालाशोक, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग में दूसरा राजा बनता है क्योंकि शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने। अब इनका जो समय काल था 412 बीसी से लेकर ये 344 बीसी के आसपास का इनका समय काल था। अब आप सोचो कि अब आप जानते हैं कि 563 बीसी के आसपास ही तो क्या थे, महात्मा बुद्ध थे। 463 ले लो, 563 ले लो, इसी के आसपास के महात्मा बुद्ध थे। तो ये तो होगा नहीं, उदयन भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है तीनों, ये तीनों ही आपके हर्यक वंश के थे। और हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। तो बिंबिसार ही इसका आंसर लगेगा, क्योंकि बुद्ध जो थे समकालीन जो थे, वो बुद्ध के समकालीन जो थे वो बिंबिसार ही थे। क्योंकि इन्हीं का ही जो था राज्यवैद जीवक, जीवक को ही जीवक राज्यवैद था बिंबिसार का। लेकिन जब परेशानी होती थी महात्मा बुद्ध को, तो महात्मा बुद्ध का इलाज करने भी कौन आता था? जीवक ही आता था बिंबिसार की तरफ से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, ये कह रहा है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान रखना है आपको, इसका मतलब ये जानना चाह रहा है कि इनमें कौन सा गलत है। तो देखो राज्यवैद जीवक अजात शत्रु के दरबार में रहता था, क्या ऐसा है? नहीं। राज्यवैद जीवक जो था वो अजात शत्रु के दरबार में न रहकर अजात शत्रु के पिता के दरबार में रहता था, तो बिंबिसार के दरबार में रहता था। इसका मतलब ए तो गलत हो गया आपका, और जब ए गलत है तो दो और तीन तो होंगे नहीं। अब और उपयुक्त सभी भी नहीं हो सकते। अब इसमें देखना है कि एक और दो ठीक है। तो देखो प्रसेनजित की पुत्री का नाम वजीरा था, ये आपका ठीक है। देखो प्रसेनजित की पुत्री का नाम क्या था? वजीरा। और ये जो वजीरा थी ये अजात शत्रु की पत्नी थी। अजात कहने का मतलब ये है कि जो प्रसेनजित था, प्रसेनजित जो था ये ससुर था अजात शत्रु का। ठीक, तो ये आपका स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। अजात शत्रु ने कुणक की उपाधि धारण की थी, क्या ऐसा था? हाँ जी। ये भी आपका ठीक है कि अजात शत्रु ने कुणिक की उपाधि धारण की थी, तो ये भी ठीक है। इसका मतलब गलत कौन है? केवल एक। इस प्रकार आपका आंसर जो लगेगा वो बी आंसर लग जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है उग्रसेन। ये सवाल मैंने तुम्हें पीछे ही बता दिया। पंडुक, पंडुगति, राष्ट्रपाल, ये सभी किस राजा के उपनाम है? तो किसके उपनाम थे ये सभी के सभी महापदम नंद के ही उपनाम थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका ईरानियों द्वारा भारत में चलाई गई मुद्रा क्या कहलाई थी? देखो ईरानियों द्वारा जो मुद्रा चलाई गई, आहत मुद्रा कहलाई? नहीं। साल मुद्रा कहलाई? ये भी नहीं था आपका। फिर रजत सिग्नोई या सिग्नोई, इनमें देखो अंतर पड़ जाएगा। अब आप देखें, देखो जो ईरानियों द्वारा मुद्रा चलाई गई थी वो रजत सिग्नोई चलाई गई थी, ये ध्यान रखना है आपको। तो और ये कैसी मुद्रा थी? देखो इसी के द्वारा ही ये लोग ईरानी जो थे ये व्यापार करते थे, ये आप ध्यान रखना। जो आहत मुद्रा है ये बौद्ध काल में चल रही थी, जो बुद्ध का समय था वहां पर आहत मुद्रा होती थी। आहत मुद्रा क्या होती है? इसको पीट कर बनाया जाता था, जैसे लोहे या चांदी को पीट कर बनाया जाता, उसी तरह से इस पर ठप्पा मारकर इसको बनाया जाता था। तो आहत मुद्रा, टकसाल मुद्रा नहीं होती। टकसाल जो होती है वह स्थान होता है टकसाल जहां पर मुद्रा बनाई जाती है या मुद्रा छापी जाती है, उसी को हम टकसाल कहते हैं। तो ये मुद्रा को हटा दें तो टकसाल इस तरह से होगी कुछ। सिग्नोई कुछ नहीं होता अपने आप में, तो रजत सिग्नोई ही क्या थी? ईरानियों द्वारा चलाई गई मुद्रा थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है कि सुमेलित करना, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इधर देखो पुराना नाम दिया है और इधर नया नाम दिया है, अर्थात वर्तमान नाम। पुराना नाम ये है और वर्तमान नाम इसका ये है। यदि मैं आपसे कहूं कैसे, देखो ये जो सारे के सारे नाम है, आप जानते हैं 305 बीसी में युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर के साथ में। सेल्यूकस निकेटर, इसके साथ में युद्ध हुआ था।
चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इसी युद्ध में क्या है कि शैल्यकुश निकेटर हार जाता है। शैल्यकुश निकेटर जो था, ये किसका सेनापति था? तो ये था आपका सिकंदर का सेनापति। इसका युद्ध हुआ दोनों का, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। और इसी वजह से जो शैल्यकुश निकेटर के पास थे काबुल, गंधार, मकरान और हेरात, ये किसको देने पड़े? ये चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। और उस समय जब शैल्यकुश निकेटर का इस पर अधिकार था, तो उस समय क्या कहा जाता था? देखो, काबुल को क्या कहा जाता था? पेरी पैरोनी सदाई कहा जाता था, ये ध्यान रखना, ये पुराना नाम है काबुल का। गांधार को अरकोसिया कहा जाता था। मकरांद को जेड्रोसिया कहा जाता था। और एरिया को हैरात कहा जाता था। नहीं, हैरात जो था ये इसका नया नाम है, ये उल्टे कर दिए इसने। यदि आप एरिया को तो यहाँ लिख लो, एरिया, और हैरात को यहाँ लिख लें, तो ये सही हो जाएगा आपका। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा आपका? डी इसमें आंसर आपका बनेगा। तो चार जो क्षेत्र थे वो इस प्रकार से आए थे किसके पास में? चंद्रगुप्त मौर्य के पास में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मौर्य शासक अशोक का नाम अशोक मिलता है? देखो, ये जो आप देखेंगे, एक तो मास्की अभिलेख है, ये आपका गुर्जर अभिलेख है, नेट्टूर अभिलेख है और उले गौडम अभिलेख है। तो यदि आप देखें इसमें, देखो, मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उले गौडम में चारों के चारों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। इसका मतलब जो आंसर मिलेगा वो आपको सी आंसर लगेगा। उपर्युक्त इसमें क्या होगा? सभी सही है। जैसे आप देखते हैं भब्रू, एक भाब्रू शिलालेख है, बब्रू वैराट अभिलेख है, इसमें अशोक का नाम जो मिलता है वो देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। देवनाम प्रियदर्शी, इस तरीके से ध्यान रखना थोड़ा सा। तो भब्रू विराट, भब्रू कहाँ है? भब्रू शिलालेख है राजस्थान में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित किस अभिलेख में मौर्य शासक अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है? देखो, वही सवाल इसमें घुमा दिया फिर से। तो देवनाम प्रियदर्शी किसमें मिलेगा? मास्की में, भब्रू में, उपयुक्त दोनों में, जोगड़ में। अब आप देखो किसमें मिलेगा, तो केवल और केवल भब्रू शिलालेख में ही इनका नाम क्या मिलेगा? अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, किस अभिलेख में बुद्ध को बुद्ध शाक्य कहा गया है? देखो, ये जो आप देखेंगे, देखो, मास्की अभिलेख, इसमें नहीं कहा गया। क्या इसमें कहा गया है? गुर्जर अभिलेख, नेट्टोर अभिलेख या उपरोक्त सभी में ही कहा गया? नहीं, केवल मास्की अभिलेख में ही बुद्ध को बुद्ध शाक्य कहा गया, अर्थात अशोक को बुद्ध शाक्य की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। तो किसमें? मास्की अभिलेख में। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सत्य है? अब आप इसमें देखो, कौटिल्य द्वारा जो रचित है पुस्तक, उसमें कौन सा कथन सत्य होगा, ये ध्यान रखना है। देखो, इस पुस्तक में 15 भाग हैं, ये आपका ठीक है, और 190 उपभाग हैं, ये आपका गलत है, क्योंकि 180 उपभाग हैं। 15 तो भाग हैं और 180 उपभाग हैं, ये आपका, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत हुई। जो जहां एक एक है वहां से उसे हटा दो, जैसे एक और एक और तीन को, इसको भी हटा दो ऐसे। अब आप देखो, उपयुक्त सभी को भी हटा दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका आंसर निकल गया, क्योंकि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कितने हैं? केवल दो और तीन ही यहाँ पर सत्य होंगे, क्योंकि उपर्युक्त सभी भी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि एक गलत है। और जब एक गलत है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ भी एक दिया तो ये भी नहीं हो सकता। जहां जहां एक एक है वहां से सबको हटा दो, चाहे आपको कुछ आता हो या ना आता हो। लेकिन यदि ये पता है कि अर्थशास्त्र में 15 उपभाग थे और 180, 15 भाग थे और 180 उपभाग थे, तो आपका आंसर निकला हुआ है। अब देखो, आगे पढ़ लेते हैं सबको। इस पुस्तक में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। हाँ, कह सकते हैं, इस पुस्तक में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, फिर आगे कह रहा है, आगे कहता है कि राजस्व कर की दर 1/6 से 1/4 मिलती है। देखो, ये जो थी राजस्व कर की दर 1/6 से लेकर 1/4 मिलती है, लेकिन वो मौर्य काल में मिलती है, ना कि अर्थशास्त्र में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर मिस्टेक कर गए ये, तो यहाँ पर इसको इतने रख लो, 1/6 मिलती है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? 2। यहाँ पर ये अब सही हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि राजस्व कर की दर अर्थशास्त्र में केवल 1/6 ही मिलती है। हालांकि 1/6 के साथ साथ 1/4 भी मिलती है, लेकिन ये मौर्य काल में मिलती है, ना कि अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है, इस पुस्तक में राज्यों के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है? ये आपको अर्थशास्त्र में मिलता है। इसका मतलब ये भी ठीक है आपका, इसका मतलब ऑप्शन गलत हो गए कुछ ना कुछ। अब आप इसमें ऑप्शन कुछ ऐसे लगा लो, 2, 3 और 4। इसमें 2, 3 और 4 ऑप्शन लगा लेना। इसको हटाकर यहाँ पर ऑप्शन में मैं इसको जब पीपीटी आपको शेयर करूंगा, पीडीएफ शेयर करूंगा, तो वहां भी इसके आंसर में मैं इसको बदल दूंगा। तो 2, 3 और इसके 4 होंगे।
कोई अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। राजस्व कर की दर 1/6 थी। और उसके साथ साथ यदि आप देखेंगे तो इस पुस्तक में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का भी वर्णन मिलता है। तो सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन थे? जो अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत था वो थे आपके उसमें स्वामी, अमात्य, ऐसे ही क्रम भी याद रखना आप इनका। अमात्य के साथ साथ आपको दिखाई देगा जनपद, फिर आप देखेंगे दुर्ग, उसके बाद में कोस, फिर आप देखेंगे दंड, और उसके बाद में मित्र। तो सप्तांग सिद्धांत में ये शामिल थे: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोस, दंड और मित्र। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र राजप्रसाद की लंबाई कितनी थी? देखो इसमें आप देखें तो जो मेगास्थनीज के अनुसार जो पाटलिपुत्र की लंबाई थी वो आप ये कह सकते हैं कि 80 स्टेडिया थी। लंबाई जो थी 80 स्टेडिया। और चौड़ाई जो थी, यदि आप देखें चौड़ाई, तो चौड़ाई जो थी वो 15 स्टेडिया थी। बस आप मैच करा लो यहाँ से। इसमें देखें तो देखो कहाँ है, 80 स्टेडिया और चौड़ाई 15 स्टेडिया थी, तो आपका आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा। तो देखो स्टेडिया क्या होता था उस समय, माप थी। लेकिन यदि मैं आज की बात करूं तो स्टेडिया का मतलब ये होता है कि एक स्टेडिया बराबर जो होता है वो आपका 5 किलोमीटर के बराबर होता है। अब आप इसमें आंसर लगा सकते हैं कि क्या होगा। जैसे 80 स्टेडिया थी तो इसमें 5 की गुणा लगा लो तो कितना हो जाएगा, 5 × 8 = 40, 400 किलोमीटर। और उसके बाद में चौड़ाई जो थी 15, तो 15 × 5 = 75, तो चौड़ाई 75 किलोमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप इसको लगा, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी क्या? हम्म, नहीं नहीं गड़बड़ होगी यहाँ पर। देखो जो स्टेडिया होता है, जो आपका स्टेडिया होता है इसमें, हाँ 1 मिनट जरा। देखो ऐसे याद रखना, इसमें 1 किलोमीटर बराबर जो होता है ये आपका 5 स्टेडिया होता है। 5 स्टेडिया, इस तरीके से ध्यान रखना, 1 किलोमीटर में 5 स्टेडिया होते हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार यदि आप देखेंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये 15 है, 15 स्टेडिया, तो इसे 5 से भाग दे दो तो कितनी बार हो जाएगी, तो ये 3 आ जाएगा। उसी तरीके से यदि आप देखेंगे तो 80 स्टेडिया लंबाई है, तो इसे आप 5 से भाग देते हो तो कितना हो जाएगा, 16। तो इस तरीके से भी ध्यान रखना, 16 किलोमीटर लंबाई थी और 3 किलोमीटर उसकी चौड़ाई थी, किसकी, पाटलिपुत्र की। इसके अनुसार, मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नेक्स्ट देखो, अशोक के दीर्घ शिलालेखों में 2 शिलालेख पाकिस्तान में, ये आप भली बातें जानते हैं कि 2 शिलालेख कौन कौन से थे। एक तो था सहवाजगढ़ी और दूसरा था आपका मानसेरा। तो सहवाजगढ़ी और मानसेरा दोनों के दोनों कहाँ हैं, आपके पाकिस्तान में। शाहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में आपका, और जो आपका मानसेरा है ये भी आपका पाकिस्तान में। तो दो, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है। जहाँ एक एक है वहां से आप ये तो देख सकते हैं कि कौन सा सही होगा। अब आप देखें देखो ये भी हो सकता है क्योंकि एक है यहाँ, एक ये भी हो सकता है, तो 2 और 3 नहीं हो सकते, और केवल 3 नहीं हो सकता। तो आगे बढ़ेंगे, देखो धौली और जौगड़ भारत के पूर्वी क्षेत्र में है। जो धौली और जौगड़ अभिलेख हैं ये कहाँ है, भारत के, ये शिलालेख है, दीर्घ शिलालेख है, ये भी आपके पूर्वी क्षेत्र में। हाँ, यदि आप भारत की स्थिति देखें तो ये है कुछ, तो इधर ही है, यहीं पर ही क्या है आपका, उड़ीसा। उड़ीसा पूर्वी क्षेत्र में है भारत के में। तो धौली और जौगड़ दोनों के दोनों उड़ीसा में ही है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट ये भी ठीक है आपकी। नेक्स्ट आपका, सौपारा और यर्रागुड़ी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है। तो सौपारा और यर्रागुड़ी शिलालेख भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है। देखो सौपारा जो है ये तो है, सौपारा कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। जबकि यर्रागुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो और आंध्र प्रदेश कहाँ, भारत के पूर्वी क्षेत्र है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो जाएगी, आधी सही है और आधी गलत है। तो पूरी को ही हला घटा देंगे इसको। इस प्रकार आंसर क्या बनेगा, एक और दो दोनों सही है, तो ए आंसर इसमें आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जैसे देखें, देखो प्रथम लेख क्या कहता है, प्रथम लेख कहता है जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाता है। देखो इसमें क्या है कि जो अशोक के शिलालेख हैं उन पर 14 लेख लिखे हुए हैं, 14 लेख। अब इसमें कहता है प्रथम लेख में क्या है, जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाता है, ये आपका ठीक है। चतुर्थ लेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना करता है अशोक, ये भी आपका ठीक है। देखो भेरी घोष क्या होता है, भेरी घोष होती थी युद्ध की नीति, अर्थात किसी को भी बाहुबल के दम पर अपनी तरफ झुकाना, जैसे कलिंग को, कलिंग में भी तो आक्रमण किया था अशोक ने, तो ये उसकी बहरी गैस की नीति थी। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, कलिंग युद्ध के बाद में अशोक का हृदय बहुत पिघला, क्योंकि उस दौरान क्या हुआ, क्योंकि वहां पर लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी और लाखों ही लोग वहां पर क्या हुए थे, घायल अवस्था में थे। इसी वजह से अपना
इसने विचार बदलते हुए अशोक ने बहरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति लाया, अर्थात शांति की नीति लेकर आया ये भी आपका ठीक है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध से संबंधित है, ये भी आपका ठीक है। 5वां लेख क्या है? मानव और पशुओं के लिए चिकित्सा। देखो मानव और पशुओं के लिए जो चिकित्सा है ना, वो आपकी द्वितीय अभिलेख में है। इसका मतलब 5वें अभिलेख में नहीं है। तो यदि आप कहें कि जो 5वें अभिलेख में क्या है, तो 5वें अभिलेख में जो है वो धम्म महामात्रों की नियुक्ति है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति। धम्म महामात्र क्या होते थे? धम्म महामात्र वे होते थे जो धम्म को आगे बढ़ाने में अशोक का योगदान देते थे, अर्थात उन्हें ये जनमानस के लिए दान आयोजन वगैरह कराते थे, अर्थात ये जो कल्याणकारी कार्य करते थे ये लोग। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और यदि मैं आपसे कहूँ कि 14 के 14 आपको अभिलेख याद रखने हैं, वो आपको रखने ही है। जैसे आपसे कहें कि पहले प्रथम अभिलेख में क्या है? प्रथम लेख में इसमें जीव हत्या पर निषेध है, जीव हत्या निषेध दिए हुए इसमें। फिर यदि आप दूसरे अभिलेख में देखें तो इसमें मानव और पशु के लिए चिकित्सा का उपबंध किया गया है। तीसरे अभिलेख में जो है कि अशोक जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष पर अपने राज्य का दौरा करेगा। चतुर्थ अभिलेख में बहरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की गई। चौथे में। 5वें में देखेंगे तो आप 5वें लेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है 5वें अभिलेख में। और यदि आप आगे बढ़े और इसमें देखें फिर छठे अभिलेख में, तो छठे अभिलेख में आपको मिलेगा प्रजा के विषय में सदैव जानकारी चाहिए, अर्थात प्रजा के विषय में अशोक को सदैव जानकारी होनी चाहिए, और यदि कोई संकट में है तो वो राजा से किसी भी समय 24 घंटे में किसी भी समय आकर तुरंत मिल सकता है। 7वां अभिलेख कहता है, इसमें अशोक कहता है कि सभी धर्मों के लोगों के लिए और सभी स्थानों पर निवास करना चाहिए। मतलब जो सभी धर्मों के लोग हैं उनको सभी धर्मों के स्थानों पर निवास करना चाहिए, और सभी संयम और आत्मशुद्धि चाहते हैं। ये आपका अशोक का 7वां अभिलेख कहता है। 8वां अभिलेख कहता है कि 8वां अभिलेख ये बताता है अशोक का कि जो अशोक ने धम्म की यात्रा शुरू की थी, वो कहाँ से शुरू की थी? वो बोध गया से शुरू की थी। अशोक की बौद्ध धम्म यात्रा बोध गया से प्रारंभ हुई थी। इसका अभिलेख कहाँ मिलता है? इसका साक्ष्य 8वें अभिलेख में मिलता है। 9वें अभिलेख में गुरुजनों, ब्राह्मणों, दासों को दान देना और उनके शिष्टाचार व्यवहार का पालन करना चाहिए, ऐसा अभिलेख में लिखा हुआ है 9वें अभिलेख में। और 10वें अभिलेख में धम्म पर विशेष बल दिया गया है। 11वें अभिलेख में ये कह रहा है कि 11वें अभिलेख में अशोक कहता है कि धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं, धम्म जैसा कोई बंटवारा नहीं, और धम्म जैसा कोई दान नहीं, तथा धम्म जैसी कोई मित्रता नहीं, इसका वर्णन करता है वो। अर्थात अपने धम्म का प्रचार करने के लिए इस प्रकार का वो यहाँ पर लिखता है। 12वें अभिलेख में कहता है सभी संप्रदायों को सम्मान करना चाहिए, अर्थात जितने भी संप्रदाय चल रहे हैं उनका सभी का सम्मान करना चाहिए। और 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, और 14वां अभिलेख में धार्मिक जीवन बिताने की प्रेरणा दी गई है। नेक्स्ट 14 के 14 आपको याद रखने हैं, यहाँ से अक्सर सवाल बन जाते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जैसे आपसे कहा जाए कि इधर तो देखो लघु शिलालेख है और इधर स्थान है। जैसे रूपनाथ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यदि आपको ये पता है कि ए का एक है तो आपका आंसर देखो ना तो बी होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा, तो आंसर क्या बनेगा? ए। सिद्धपुर कर्नाटक में है, अहरोरा उत्तर प्रदेश में है, और भाब्रू राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कलिंग में अशोक ने कौन सा लेख उत्कीर्ण नहीं करवाया था? देखो 14 लेख लिखवाए थे, तो कौन सा अभिलेख उत्कीर्ण नहीं करवाया? देखो 11वां भी उत्कीर्ण नहीं करवाया था वहां पर, 12वां भी उत्कीर्ण नहीं करवाया था, और 13वां भी उत्कीर्ण वहां पर नहीं करवाया था, क्योंकि कलिंग में देखो कलिंग विजय का वर्णन कहाँ मिलता है? 13वें। यदि आप खुद सोचें कि यदि कोई दूसरा राजा वहां पर विजय प्राप्त कर ले और फिर अपने बारे में वो वहां पर लिखवाए कि मैंने यहाँ पर विजय प्राप्त की थी, तो वहां की जनता को कैसा लगेगा? इसी वजह से अशोक ने 13वां, 12वां और 11वां अभिलेख वहां पर नहीं लिखवाया था। तो कौन सा नहीं लिखवाया इसमें? तो 11, 12 और 13। इस प्रकार आंसर क्या बनेगा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 बी आंसर इसमें लग जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो बराबर की गुफा का निर्माण अशोक ने करवाया था, ये आपका ठीक है। तो बराबर की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। अब यदि आप अशोक में देखेंगे आगे बढ़कर इसमें कि अशोक ने देखो कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था बराबर की गुफाओं में। देखो अशोक ने जो कराया था, एक तो करण थी आपकी करण चौपार, करण चौपाल। दूसरी थी आपकी सुदामा झोपड़ी, सुदामा झोपड़ी। और तीसरी आप देखेंगे विश्व झोपड़ी। इनका निर्माण करवाया था अशोक ने। किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लोगों के या भिक्षुओं के लिए इनका निर्माण करवाया। और जो अशोक का पुत्र था दशरथ, इसने नागार्जुनी गुफा का निर्माण करवाया था, और इसी नागार्जुनी गुफा में वर्तिका वर्थिका गुफा है, वहिका गुफा है,
और गोपिका गुफा है। इन्होंने अशोक के पुत्र दशरथ ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया। इसने भी आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए ही इनका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है आपका, अशोक ने अपने शिलालेखों में 4 लिपियों का और 3 भाषाओं का प्रयोग किया है। ये भी आपका ठीक है। इसका मतलब 1, 2 और 3 तीनों ही आपके ठीक है। अब देखो 4 लिपि कौन सी थी अशोक की, यदि आपसे कहा जाए कि तो 4 लिपि जो थी वो एक तो थी ब्राह्मणी, फिर आप देखेंगे खरोष्टी, फिर आप देखेंगे अरेमाइक और यूनानी। इन लिपियों का प्रयोग किया है। और जबकि जो 3 भाषाएं थी, 3 भाषाएं कौन सी थी, एक तो थी आपकी प्राकृत, दूसरी थी आपकी यूनानी जिसे आप ग्रीक बोलते हैं, और तीसरी थी अरेमाइक। ये 3 भाषाओं का इसने प्राकृत है 3 भाषाओं का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जैसे अधिकारी इधर दिए हुए हैं और कार्य उनके क्या थे। जैसे समाहर्ता क्या था, भू राजस्व अधिकारी था, ये राजस्व है। भू राजस्व अधिकारी था या भू राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी होता था। और प्रतिष्ठा क्या था, फौजदारी न्यायालय का प्रमुख होता था। आठविक वन विभाग का अधिकारी था। और कर्मांतक क्या था, उद्योग धंधों का प्रधान अधिकारी होता था। ये भी आपका ठीक है। इस प्रकार ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का आपका 4 लग जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, इसमें आपका आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में पुलिस विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था। देखो मौर्य काल में पुलिस विभाग के अधिकारी को रक्षिण कहा जाता था। कंटका शोधन नहीं, समिष्टा नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो रक्षिण। मौर्य काल में पुलिस विभाग के अधिकारी को रक्षिण की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। जैसे अब आप देखें, देखो बलिकर एक धार्मिक कर्ता मौर्य काल में, ये आपका ठीक है। प्रणयकर सीमा शुल्क करता नहीं, तो यही आपका गलत है। इसका मतलब आंसर आपको क्या बनेगा, बी। प्रणयकर जो था ये आपातकालीन कर था, आपातकालीन, ये आपका इस तरह से था। प्रवेश्य कर आयात शुल्क था, ये भी ठीक है। रज्जु कर जो भूमि माप, जब भूमि की माप की जाती थी उस दौरान शुल्क लिया जाता था, तो ये आपका रज्जु कर होगा। तो ध्यान रखना है, बलिकर एक धार्मिक कर था, प्रणयकर एक आपातकालीन कर था, प्रवेश्य कर एक आयात शुल्क था, रज्जु कर एक भूमि माप शुल्क था। इसमें और भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे सेना भक्त कर युद्ध और अभियान के समय लिया जाता था। और आप देखेंगे इसमें निष्क्रिय कर, ये निर्यात कर था। पिंड कर संपूर्ण गांव से एक बार में लिया जाने वाला कर था ये। बर्तनी कर, पंथ कर या चुंगी कर कहते थे इसको। और रज्जुक को आप जानते ही हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, मौर्य काल में, मौर्य काल जो था वो 4 मंडलों में विभाजित था। जैसे आप देखते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। देखो यदि मैं कहूँ उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं, तो जिले हैं 75। और यदि मैं कहूँ कि आपके मंडल कितने हैं, तो मंडल हैं उत्तर प्रदेश में 18। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या था कि मंडल कितने थे, तो मौर्य काल जो था वो 4 मंडलों में विभाजित था। निम्न में से कौन से नहीं थे। अब देखो इनमें से कौन से नहीं थे, यदि आप देखें, देखो समापा, कौशाम्बी, सौराष्ट्र या फिर पाटलिपुत्र। यदि आप देखें तो इसमें पाटलिपुत्र नहीं था, क्योंकि पाटलिपुत्र जो थी ये कौशाम्बी की राजधानी थी उस दौरान। उस दौरान उस, ये ध्यान रखना कि मैं मौर्य काल की राजधानी की बात नहीं कर रहा, मैं मंडलों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखना कि समापा था, कौशाम्बी था, सौराष्ट्र भी था। जो आपका चौथा था आपका वो था इसीला। ये 4 थे। अब आप यहाँ पर ध्यान रखना, समापा की जो राजधानी थी वो थी आपकी टोसली, टोसली कह लो या टोसली कह लो। कौशाम्बी की जो राजधानी थी वो थी आपकी पाटलिपुत्र, इसीलिए ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है यहाँ से, पाटलिपुत्र। और सौराष्ट्र की राजधानी क्या थी, सौराष्ट्र की राजधानी थी गिरनार। उसी प्रकार से अब आप देखेंगे इसीला की राजधानी जो थी वो स्वर्णगिरी थी, स्वर्णगिरी। ये ध्यान रखना, इस प्रकार आप, इसका मतलब 4 नहीं आएगा, तो केवल 4, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, तो देखो ये तो आपके जो क्वेश्चन थे ये आपके क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे। 150 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको पूरे करा दिए। उसके बाद में आगे देखेंगे, देखो इसमें जो आपका अगला टॉपिक बनेगा उसमें शुंग वंश भी देखेंगे, सातवाहन वंश भी देखेंगे, गुप्त काल भी देखेंगे। इसको हम जल्दी जल्दी लगभग 200 सवालों तक हम इसको एंशियंट हिस्ट्री को पूरा कर देंगे। और लगभग 100 सवाल ही आपके मिडेवल हिस्ट्री में होंगे। और उसके बाद में जो 200 सवाल बनेंगे वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री बनेंगे, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो देखो यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ से अभी आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। जैसे मैंने आपको आज वहाँ पर 130 क्वेश्चन तक की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड कर दिया। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आर ओ के लिए, बीओ के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट में केवल हिस्ट्री के लिए, और
हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और यदि आपको लगता है लाइक लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।